नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और आज से रात 8 बजे हर रोज़ ये निष्पक्ष जो कार्यक्रम है, निष्पक्ष ये जो शो है, ये डिबेट शो आप देख पाएंगे। और आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हमारी कोशिश होगी कि ना हम किसी का पक्ष लेंगे, ना हम विपक्ष की बात करेंगे, हम सिर्फ निष्पक्ष बात करेंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अयोध्या की हार को लेकर, क्योंकि अयोध्या की हार को लेकर जिस तरीके से लगातार हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, जो सवाल खड़ा हो रहा है उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अयोध्या में बीजेपी की हार जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर पर जो हिंदूवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो इस हार को बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी की अयोध्या में हार होना ये बहुत बड़ा झटका है। वो भी ऐसे समय में जब 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान राम की। अपने टेंट से वो भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हुए और उसके बावजूद भी अगर अयोध्या से हार हो जाती है बीजेपी की, तो ये वाकई में बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है लोगों के लिए और लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि जब से बीजेपी की हार हुई है अयोध्या में खासतौर पर, तब से लेकर अब तक एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, वहां पर लगातार ये ट्रेंड कर रहा है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या वासियों ने बीजेपी को यहाँ से करारी हार क्यों दी है। बाकी जो बातें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शो में मेरी जो सहयोगी है निशा, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। निशा, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका अमित, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए हम बात करें निष्पक्ष प्रोग्राम की, जिसकी शुरुआत जिसका जो आगाज हम आज से कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष बात होगी, जैसा कि आपको अमित ने बताया है। हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ किस तरीके से इसका आगाज किया गया था, 22 तारीख को कैसे पीले चावल घर घर भिजवाए गए थे और लगा था कि इस बार तो बीजेपी सच में 400 पार पहुंच जाएगी। लग रहा था कि पूरा माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन अयोध्या से हार जाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया। पूरे देश में राम नाम की हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो राम को लाए हैं अब उनको तो लाना ही है, लेकिन आ तो गए हैं, लेकिन मैंडेट इतना कम आया है कि गाहे बगाहे चारों तरफ देखना पड़ रहा है कि कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारा साथ नहीं देगा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे कांग्रेस और बीजेपी से 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे ख्याल से हमारे साथ इस वक्त अनवर मिर्जा जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अनवर जी, बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, अनवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निशा, उनसे आप सवाल करें उसके पहले 2-3 बातें हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि अयोध्या से बीजेपी की जो हार हुई है उसके अपने एक कारण है, और अपने एक कारण नहीं बल्कि उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि लल्लू सिंह, जो कि लगातार वहां से जीते, 2014 में जीते, 2019 में जीते, लेकिन 2024 में वो हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे थे। उस जुगत में लगातार वो जुटे रहे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि अयोध्या वासी जो है वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज चल रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी। पीएम मोदी को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि अयोध्या वासियों में पीएम मोदी को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर जय श्री राम के नारे लगे और बिल्कुल नजारा देखने को मिल रहा था। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी थी लल्लू सिंह के खिलाफ, खासतौर पर जो मौजूदा वहां से सांसद हैं, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बीजेपी को ले डूबी। 2 इसके बड़े कारण रहे। पहला कारण तो ये कि लल्लू सिंह के ऊपर ये आरोप लगा कि लल्लू सिंह ने वहां पर जमीन खरीदी और जमीन को खरीदकर उसको ऊंचे दामों पर बेच दिया। दूसरा आरोप ये लगा कि लल्लू सिंह मतलब बहुत अनर्गल बातें वो करते रहे, उनके जो बयान है वो वायरल होते रहे। एक बयान उन्होंने दिया कि अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो 272 से काम नहीं चलेगा, उसके आगे तक हमें सोचना पड़ेगा। इसको लेकर भी लोगों में एक गुस्सा देखने को मिला, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और भुनाया भी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर का जो परिसर बनाया गया, राम मंदिर का जो परिसर बना, उस परिसर के लिए जो जगह खाली कराई गई थी वहां से बहुत सारे लोगों को उखाड़ा गया, दुकानों को उठाड़ा गया। बहुत सारे ऐसे घर भी थे जिनको शिफ्ट किया गया और उसकी वजह से लोगों में भारी नाराजगी थी। यानी कि पीएम मोदी के खिलाफ किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि जो स्थानीय सांसद हैं लल्लू सिंह, उनके खिलाफ नाराजगी थी। और यही वजह है कि लोगों ने अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके ऊपर भरोसा जताया। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निशा, आप सबसे पहले आप सवाल कर लीजिए। अनवर मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, सवाल करिए। बिल्कुल अनवर
बिल्कुल अनवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अनवर जी, आपने तमाम चीजों को सुना, अमित ने जो चीजें तमाम चीजें बताई हैं कि किस तरीके से रोड का चौड़ीकरण किया गया, विकास किया गया, वो तमाम मुद्दे रहे। आपके हिसाब से क्या मुद्दा लगता है, क्यों आखिरकार बीजेपी वहां से हार गई? क्योंकि आप भी जनवरी में जो हवा चल रही थी, राम मंदिर की जो हवा चल रही थी, वो आप देख रहे थे, सुन भी रहे थे, और जिस तरीके का बीजेपी दावा कर रही थी, क्या आप उस दावे से सहमत है? 4 तपा की बात कर रही थी राम मंदिर के भरोसे पर। देखिए मैडम, इन्होंने शुरू से सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा बनाया, जिसमें इनके पास राम मंदिर के सिवा कुछ नहीं था। और राम मंदिर का जो मुद्दा था वो इनका मुद्दा नहीं बनता। देखिए, जब राम मंदिर का मैटर आया 1990 के अंदर, तो राजीव गांधी जी के पास आया, क्योंकि वहां की छोटी अदालत थी, उनको पता चला भी ऐसे ऐसे मैटर है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश में अपने होते हुए कोई ऐसा नहीं चाहता कि कोई बवाल बने। वो गए, उन्होंने ताला खुलवाया, ताला खुलवा के उस जगह पर राम जी को, जो भी थी जगह खुद ही ताला खुलवाया राजीव गांधी जी ने। उसके बाद जी वो कोर्ट में केस चला गया, चलता रहा, इन्होंने सारी जिंदगी उसको उठा के रखा। आप ये देखिए, राम जी की आस्था सबके दिल के अंदर है। 1,24,000 जो देशवासी हैं उनके दिल में भी है। मैं मोहम्मदन हूँ, मेरा नाम अनवर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब वहां भी मोहम्मदन आपके सामने अयोध्या के अंदर लोग रहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी कौन सी देश के प्रधानमंत्री को कि एकदम से कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर बनाना था? टेरीकोट आपने वहां पर कुछ भी बनाना था, कोर्ट बनना था, और भी कोई जगह बननी थी, लेकिन आपने वहां क्या करा कि मंदिरों को तोड़ा गया, कितनी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, कितने व्यापारियों की जगह तोड़ी गई, कितने मकान तोड़े गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, वो लोग परेशान थे, दुखी थे। और जो लल्लन सिंह जो वहां से लड़े थे, उनके खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश था। एक चीज का सिद्ध होता है कि आप मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बनना चाहिए, कौन मंदिर के खिलाफ होता? मंदिर का मुद्दा था, मंदिर बन जाता, आराम से बन जाता, कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए कि इनको इतनी जल्दी थी कि 2019 से लेकर और अब 2024 के इलेक्शन से पहले कि इन्होंने मंदिर 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 कर रखा। उस मंदिर का जो आज इनको नुकसान मिला है, वो यूपी के पूरे मंदिर वहां पर नुकसान मिला है। इनको ये मिल चुका है, जैसे कर्नाटका के अंदर हनुमान जी ने इनको दिया था सबक, ऐसे ही अयोध्या से राम जी ने इनको सबक दे दिया कि अब तुमने जितना मेरे धर्म के ऊपर जितना तुमने अनवर जी, लेकिन अनवर जी, लेकिन जिस तरह से आप बोले कि जल्दीबाजी आखिरकार क्या थी? बीजेपी को 1990 के बाद, जैसे कि आप खुद ही कर रहे हैं, 1990 के बाद लगातार एक मुद्दा बीजेपी का रहा है कि हम राम मंदिर बना के देंगे। और जब कोर्ट का वर्डिक्ट यहाँ पर आया, तो उसके बाद इस बार भी उनकी कहीं ना कहीं चुनावी घोषणा में था, और उन्हें लगा अगर वो राम मंदिर बना देंगे तो 400 पार उनके पहुंच जाएंगे। मैडम, 1990 के अंदर इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं बीजेपी वालों ने। ये तो वहां की जो छोटी संस्था थी, जो वहां के छोटे लोग थे अयोध्या के। नहीं, देखिए अनवर मिर्जा इस बात को तो नहीं मानेंगे हम। नहीं, अनवर मिर्जा जी, अगर आप ये कहेंगे कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये तो हम नहीं मानेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई 500 वर्षों का लंबा संघर्ष उसके लिए क्यों करना पड़ा? 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य नव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होता है। तो भाई आप भी तो 60 से 70 साल तक आपने देश के ऊपर शासन किया, आप तो नहीं कर पाए ना, तो क्रेडिट जाएगा। देखिए, बात कही जाती है अनवर जी, हाँ ठीक है, आप बोलिएगा, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सर, उसके बाद बोलिए। राजनीति में एक बात कही जाती है कि विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी, किसी भी काम को करने के लिए ना जिस इच्छा शक्ति की जरूरत थी वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाई। और यही वजह है कि 500 वर्षों का लंबा संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद भगवान राम का मंदिर बना। तो इसके लिए बीजेपी को क्रेडिट तो जाएगा। भाई उन्होंने 10 साल में बनाकर दिखा दिया, आप 70 साल में नहीं बना पाए। बोलिए सर, आप जो कह रहे हैं ना, अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ना मरते तो भव्य मंदिर तो राजीव गांधी जी बनवा चुके थे जब ताला खुलवा सकते थे। ये मैं आपको बता दूं, अगर इतनी बीजेपी को चिंता थी ना तो भव्य मंदिर पहले बनवाने की तैयारी करते। अब कौन सी इतनी जल्दी थी? अभी भी आपको बता दूं, आपने कहा त्रिपाल में से भगवान को हटा दिए गए, आप गए हैं अयोध्या? अभी भगवान जो थे त्रिपाल में वही है, त्रिपाल में ये भव्य मंदिर वहां से अलग बन रहा है। ये पता कर लीजिए आप थोड़ा सा। उनकी जो फोटो है बचपन की, जो राम जी की फोटो लगी हुई है बचपन की त्रिपाल जी की, वो वहां लगी हुई है, वही त्रिपाल के अंदर है राम जी। ये तो अलग से मंदिर तैयार किया जा रहा है पूरा, जो अभी मंदिर पूरा तैयार नहीं है, पूरी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है। वो नहीं है, चलिए देखिए वो तो मामला खत्म हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद, हाँ मैंने सुन लिया ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनवर जी वो वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, वो एक अलग बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई
कांग्रेस पार्टी इसमें जो कह रही है ना, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी ये बहुत बड़ी जीत है। जीत तो हुई है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो जीत है ना, ये वहां जो एंटी इनकम्बेंसी थी लोकल एमपी के खिलाफ, उसकी हार कहा जाएगा इसको, बशर्ते कि भाई समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत है। देखिए, इन्होंने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पाए, वहां के लोग परेशान थे। आपने देखा पेपर लीक हुआ, लोग लड़के परेशान हो गए। अग्नि परीक्षा पर जो ये लेकर है उससे लोग परेशान थे। किसानों के साथ जो उन्होंने अत्याचार करा उसकी बात थी, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी बात थी, बच्चों पे गाड़ी चला देते कुचलते थे उसकी बात थी। लोगों के अंदर, यूपी के अंदर आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये उसके आधार पर वोट जो हुआ है, शेर पलटा है। जो मेहनत है राहुल गांधी जी की, जो मेहनत है अखिलेश यादव की, उसको आप भुला नहीं सकते। घर घर गए, उन्होंने क्या कहा कि हमें गरीबों की सुरक्षा की बात करनी है, हमें महिला सुरक्षा की बात करनी है, हमें किसानों की बात करनी है, हमें रोजगार की बात करनी है, हमें परीक्षा की बात करनी है, अग्नि परीक्षा की बात करनी है, पेपर लीक की बात करनी है। अरे लोगों के साथ जो इन्होंने धोखेबाजी करी, जो इन्होंने भ्रष्टाचार करे, भ्रष्टाचारी को गले लेकिन मुझे बात बताइए, क्या धोखेबाजी क्या धोखेबाजी अयोध्या में हुई है? अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ धोखेबाजी की है बीजेपी ने, तो क्या सिर्फ अयोध्या में ही? बीजेपी के पास अकेले 240 सीटें हैं और यहाँ पर पूरा इंडिया गठबंधन मिलाकर 234 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात यह निशा कि कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा यूपी के अंदर, और 17 में से मात्र 6 सीटों पर वो जीत हासिल कर पाई। अगर कांग्रेस पार्टी इसी को अपनी कामयाबी मान रही है तो भाई एक नेशनल पार्टी है आप, देश की सबसे पुरानी पार्टी है आप। 17 सीटों में से 6 सीटें आप जीत पाए, कम से कम 10 तो जीतते। शायद ही खुशी इस बात की है कि नंबर्स जो है डबल आ गए। अमित जी, अनवर जी, देखिए, आप और आपके चैनल वाले तो कह रहे थे कि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सुबह से शाम तक हमारे पीछे पड़े हुए थे कि हम 40 से भी नीचे चले जाएंगे। अरे जनता का प्यार मोहब्बत तो मिली है कि हम 99 तक पहुंचे भाई, आज 234 तक पहुंचे। आज नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को सोचना पड़ गया, बैसाखी की सरकार बनेगी और जिन चाचाओं को गले लगाने का काम कर रहे हैं, 50 वीडियो है। आप नहीं लगाएंगे गले चाचाओं को? आप नहीं लगाएंगे गले चाचाओं को? इसके देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गालियां देते थे, नीतीश कुमार को भी देते थे और उनको भी गालियां देते थे, दूसरे सहयोगी जो इनके हैं। लेकिन आप देखिए कि आज भाजपा को सूख कर पानी पीना पड़ रहा है। वो सोच रहे हम करें तो करें क्या, क्योंकि मंत्रालय मांग लिए गए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं। अरे भैया इतनी जल्दी क्या है, बना लो ना, प्रधानमंत्री जी जाइए, शपथ ले लीजिए, क्यों टेंशन है? हम तो नहीं कह रहे, नाम सरकार बनने के दावे कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। हम तो जो जनता की बात है फिर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन आप सरकार बनाइए, प्रधानमंत्री को घबराहट की चीज क्यों हो रही है? दे दीजिए ना नीतीश कुमार जी को जो मांग रहे हैं। नहीं चलिए ठीक है, एक बार फिर से अनवर जी अयोध्या पर लौटते हैं। लेकिन भाई अयोध्या की अगर हम बात, ठीक है, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है वहां पर हार हुई है बीजेपी की, लेकिन जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उसमें से एक अयोध्या विधानसभा क्षेत्र भी है। अयोध्या में तो बीजेपी जीती है, अयोध्या में बीजेपी की हार नहीं हुई है। जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है वहां से तो बीजेपी जीती है, मार्जिन जीत का कम है लेकिन जीती है। अब इसको पूरे लोकसभा क्षेत्र से जोड़ देना तो वो भी तो थोड़ा सा ठीक नहीं कहलाएगा। हालांकि हार होती है, अगर आप वो सीट गंवा रहे हैं तो बीजेपी के नुकसान है, लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलरली आप अयोध्या की बात करेंगे तो वहां से तो बीजेपी जीती है। देखिए, कहते हैं कि किसी के बाद टिप्पणी ना करो। इन्होंने राम जी राम जी राम जी राम जी करा। मैंने आपको फिर बोला कि मेरा नाम अनवर है, मुसलमान धर्म से आता हूं, मुझे राम जी जय श्री राम बोलने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहली अच्छी बात है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, राम जी के नाम पर इन्होंने सोचा हम 400 पार हो जाएंगे, तो 400 पार तो हो नहीं सके। इन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी, इन्होंने बहसों की बात करी, इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करी, इन्होंने पाकिस्तान की बात करी। भैया जनता वहां की नाराज थी, अयोध्या की जनता नाराज थी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जनता नाराज थी। तो इन्होंने वहां पर मकान तोड़े, जो वहां पर इन्होंने मंदिर और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, जो वहां के रह रहे थे लोग उनको नुकसान पहुंचाने का जो काम करा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और जो वहां से सांसद रहे
उन्होंने वहां की जनता के साथ कोई काम नहीं करा, इसलिए जनता ने उनको निकाल कर भेजा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो अयोध्या की जनता की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अयोध्या की जनता किससे नाराज थी? मोदी से नाराज थी या पर्टिकुलर कैंडिडेट से नाराज थी? क्योंकि जब वहां पर जनता से बात करते हैं, जो भी मीडिया वाले पहुंचते हैं, तो लोगों की नाराजगी मोदी के प्रति नहीं है। अगर मोदी के प्रति होती तो अकेले मोदी 240 सीटों पर ना जीतते। कई ऐसी जगह हम लोगों ने भी देखी है जहां पर लोगों की नाराजगी थी कि चलो सरकार ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, उन्होंने कहा। तो मोदी उनके सबसे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चॉइस थे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वो मोदी की गलती थी या कैंडिडेट की गलती थी जिन्होंने संविधान बदलने की बात कही? किसका खामियाजा दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, मोदी को ब्लेम देने या दोष देने के? नहीं सर। मैडम आप ये देखिए कि इनकी जो चाल थी और जो ये सोच रहे थे, और कुछ नहीं, मैं बार बार एक ही शब्द आपको दे रहा हूँ, सिर्फ राम जी राम जी राम जी राम जी राम। राम जी का नाम लेकर जो इन्होंने करा, इनको राम जी का आशीर्वाद नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। जो इन्होंने जनता के साथ धोखे करे, जनता के साथ विश्वासघात करा, उसका इनको परिणाम मिला है। अयोध्या के लोगों के साथ जो दुख और परेशानी थी वो अयोध्या के लोगों ने करा है। अयोध्या के लोग, आप वाराणसी का हालत देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री 1.5 और पौने 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। जिस दिन वोटिंग हो रही थी आपने देखा होगा कि वहां के लोगों ने कहा कि हम परेशान हैं, बेरोजगारी, शिक्षा नहीं है, काम नहीं है, हमारे पास परीक्षा के पेपर छीन लिए गए हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ, हम महंगाई के खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के अंदर भी तो वोट पड़ा है, वो बहुत कम पड़ा है, ये सोच के चलेगा। मोदी करेक्टर नहीं चला है, ये तानाशाही की सरकार थी, तानाशाही की सरकार वाली है। आपको क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं कि राम जी का आशीर्वाद मोदी को नहीं मिला है? तो 292 सीटें एनडीए गठबंधन, अभी जोड़ तोड़ उन्होंने की नहीं, गठबंधन की आई हुई है, बाहर से भी किसी को तलाशा नहीं, किसी को तोड़ा नहीं है, इस पूरे गठबंधन की आई। तो मैंडेट तो 272 का है। अनवर जी सवाल सुना आपने? अमित, यहाँ पर अनवर जी जिक्र कर रहे हैं कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिला है मोदी को। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आशीर्वाद नहीं मिला है 292 सीटें एनडीए गठबंधन को, और ये जो गठबंधन पहले से था, जिसने चुनाव लड़ा है, ऐसा नहीं कि बाहर से तलाशना पड़ा हो, तो ये आशीर्वाद नहीं है 240 सीटें अकेले? सीटें जरूर जमहूरी पर क्या आशीर्वाद नहीं है? दूसरे तो अभी गाय भगा गए, देख रहे हैं कि हम कैसे करें। सरकार तो वो भी बनाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाना चाहती है। बिल्कुल नहीं भाई, ये अगर इसको आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे कि भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिला, तो ऐसा तो नहीं है। भगवान राम का आशीर्वाद तो मिला है। अगर 35 सीटें 34 सीटें अगर बीजेपी जीत रही है तो आशीर्वाद तो मिला है, लेकिन आशीर्वाद कम मिला है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आशीर्वाद बिल्कुल नहीं मिला, ये तो कहना अनुचित होगा। आशीर्वाद तो मिला है, और अयोध्या से तो जीती है ना बीजेपी, जिसको लेकर हम कर रहे हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या से बीजेपी जीती है। हाँ, वो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और जैसा कि अनवर जी भी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा, पीएम मोदी के लिए मुश्किल होगा मैनेज करना, क्योंकि अभी से नई नई डिमांड आ रही है सामने, और ये नई नई डिमांड जो है वो आगे बढ़ती जाएंगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि अग्निवीर जो योजना है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, जेडीयू कह रही है। केसी त्यागी का बयान आ गया, यूसीसी को लेकर भी स्टैंड क्लियर करने की बात कही जा रही है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्योंकि ना तो इस बात को चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही इस बात को नीतीश बर्दाश्त कर पाएंगे कि आप मुस्लिम आरक्षण, क्योंकि उनका भी मुस्लिम जो है वोट बैंक है इन दोनों ही दलों का, तो मुस्लिमों की नाराजगी ये दोनों दल कैसे ले सकते हैं? बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि बीजेपी माने या ना माने, पीएम मोदी माने या ना माने, गृहमंत्री अमित शाह माने या ना माने, लेकिन बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। सरकार बनाने की कवायद तो तेज कर दी है, उसकी कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन दिक्कतें हैं, परेशानी हैं। 2014-2019 के बाद 2024 में परिस्थितियां जो है बीजेपी के लिए बिल्कुल बदल चुकी हैं, पीएम मोदी के लिए बिल्कुल बदल चुकी हैं। पीएम मोदी इस बात के आदी नहीं है, उनको गठबंधन की सरकार उन्होंने आज तक नहीं चलाई है, चाहे वो गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का उनको पूरा अनुभव है। लेकिन गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाए? आपको याद होगा, देखिए निशा, अनवर जी को भी अच्छे से याद होगा कि वाजपेयी सरकार के दौरान भी हमने यही देखा था, जब गठबंधन की सरकार वो चला रहे थे तो यही टीडीपी और जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि भाई आप राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र नहीं करेंगे, आप धारा 370-35 का कोई जिक्र नहीं करेंगे,
आप यूसीसी का कोई जिक्र नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे जो 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 हिंदुत्ववादी जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्रवादी मुद्दे हैं, या बीजेपी के जो कोर मुद्दे हैं, बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि आप इससे परहेज करिए, और उन्होंने किया भी, क्योंकि उनकी गठबंधन की मजबूरी थी, और जब आप गठबंधन में होते हैं तो सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब वही परिस्थिति जो है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि हूबहू वही परिस्थिति जो है 90s में जिस बात की समस्या अटल बिहारी वाजपेयी के सामने थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वही समस्या पीएम मोदी के सामने आ रही है। उन्होंने तो टैकल कर लिया, उन्होंने तो मुद्दों से दूरी बना ली, लेकिन क्या पीएम मोदी दूरी इनसे बना पाएंगे? क्योंकि पीएम मोदी के लिए बहुत मुश्किल है। पीएम मोदी तो लगातार कहते रहे, आपने सुना होगा अपनी रैलियों के जरिए, वो तो बार बार कहते रहे आप हम अपने तीसरे टर्म में देश के लिए कड़े और कठोर फैसले लेने वाले हैं। तो वो कड़े और कठोर फैसले वो लेंगे कैसे? और क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ये लोग लेने देंगे? आप जो यूपी की जो पार्टियां हैं उनको क्या आप कम समझ रहे हैं? कई ऐसी पार्टियां हैं जिसमें आप आरएलडी को देख लीजिए, जयंत चौधरी जो हैं वो किसानों की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा किसान भाई हम नाराज थे एनडीए से, पीएम मोदी से, इस पर ध्यान देना होगा। तो किसानों की नाराजगी भी बीजेपी ने झेली है, जाटों की नाराजगी बीजेपी ने झेली है, राजपूतों की नाराजगी बीजेपी ने झेली है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, पहलवानों की नाराजगी बीजेपी ने झेली है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिससे बीजेपी को मुश्किलें हुई, लेकिन अब इसको सुधार कैसे पाएंगे? और देखिए निशा, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा कि अयोध्या की हार पर जो हाहाकार मचा हुआ है, इसको लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई आप जनता के विवेक पर सवाल मत उठाइए। इसको लेकर मैं पहले भी अपनी बात रख चुका हूं, क्योंकि यही जनता है जिसने 2014 में, 2019 में बहुत 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 प्यार दिया पीएम मोदी को, बीजेपी को। लेकिन वही जनता अगर आप अपनी बात को लेकर नाराज है, अपने लोकल मुद्दों को लेकर वो नाराज है, और उनके मुद्दों की सुनवाई नहीं हुई, उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर अगर वो नाराजगी अपनी जाहिर करते हैं, बीजेपी को अगर हरा देते हैं फैजाबाद से, तो इसका दुख नहीं होना चाहिए, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आप अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करिए, और आप ये देखिए, सोचिए कि आप इनको दूर कैसे कर सकते हैं, क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से हम हारे, उनकी समीक्षा कीजिए ना। आप जनता को गाली देने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसी जनता ने 2-2 बार बीजेपी को वहां से जिताया है। ऋषा, बिल्कुल, तो जनता ने जिताया, 2 बार सराखों पर रखा, इस बार लाके औंधे मुंह नीचे पटक दिया बीजेपी को। नंबर जरूर कमाए, पर सरकार बनाने की जो पहली कवायद है नरेंद्र मोदी द्वारा जो है की गई, 9 तारीख को देश के वो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक उनकी लगेगी। इस बीच अगर किसी तरह से जो इंडिया गठबंधन वो जोड़ तोड़ में अगर कामयाब नहीं हो जाता, तो हमारे साथ लगातार हमारे कांग्रेस के से अनवर जी लगातार मौजूद है। अनवर जी, अब मैं आपसे फैक्ट्स पे जो है बात करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अयोध्या में स्पेशली जो है काम नहीं किए, जिसकी वजह से बीजेपी को जो है हार का सामना पड़ा? क्या जातीय गणित बहुत बेहतर बिठाया था समाजवादी पार्टी ने, वो एक वजह थी? क्या वजह आपको लगती है? अनवर जी आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट करिए प्लीज। अनवर जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। जी कहें बात रखें। देखिए, जनता के बीच में गए, जनता के बीच में राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, इंडिया गठबंधन के लोग, उन्होंने जाके जनता के आवाज को बुलंद। वो जनता की आवाज क्या थी? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा की बात, किसानों के मुद्दों की बात, जो देश के अंदर हालात चल रहे थे उसकी बातों को लेकर हम लोग बीच में गए जनता के, और जनता ने हमारे को चुना। यूपी के अंदर अगर इतना वोट हमें मिला है, इतना लोगों का प्यार हमें मिला है, यूपी के लोगों ने हमें प्यार दिया, हिंदुस्तान के लोगों ने अगर इंडिया गठबंधन को प्यार दिया है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि जो वादे देश के प्रधानमंत्री ने करे थे वो पूरे नहीं कर पाए। तो उसके जो चलते हुए जो हमारे को अयोध्या हो या यूपी हो या हमारे को आपका पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बट ये आपका बॉम्बे हो, और भी जगह जितनी थी हमारी जगह जहां पर हम जीते हैं, मैडम, ये हमारी मेहनत और सफलता की कामयाबी थी। हम लोगों के बीच में गए, हमने अपने लोगों के बीच में बात करी, उनसे महंगाई, भ्रष्टाचार जो भी था हमने मुद्दे रखे, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था। इनके पास था 370 हटा दी, मंदिर बना दिया, ये हो गया, तो स्मार्ट सिटी तैयार हो गई, ये तैयार हो गया, सारा कुछ इन्होंने बेच दिया। अभी आप देखिए ना शेयर बाजार के अंदर क्या हालात हो गए।
कि 3 नहीं, लेकिन जून अनवर जी राहुल गांधी वो अनवर जी राहुल गांधी वो 8,500 रुपए जो देने वाले थे, वो महिलाएं जा रही है पीछे घूम रही है, वो कांग्रेस अब तक पहुंच रही है और कह रही है वो जो खटाखट फटाफट सटासट चटाचट जो एक बात बताइए, आज मीडिया मुझे एक बात बता दे। अरे हमारे राहुल गांधी की और हमारे पीछे भागने की बड़ी चिंता हो जाती है मीडिया को। क्या मोदी जी से जाके पूछा सो स्मार्ट सिटी कहाँ है, बेरोजगार की 2 करोड़ नौकरियों के बारे में पूछा जाके किसी ने? आप हमारे पीछे बड़ी जल्दी आ गए। राहुल गांधी जी ने कहा था सरकार बनेगी तो हम देंगे, और सरकार बनेगी तो मैं आपको गारंटी और विश्वास दे रहा हूँ हम देंगे। तो वादे करें, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अभी महिला पहुंच गई है तो महिला बीजेपी वालों ने भेजती होगी। सरकार बनी नहीं है और हम पैसा देना चालू कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? जिनकी सरकारें थी वो तो दे नहीं पा रहे, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए हैं, अग्नि परीक्षा के अंदर लोगों को मार रहे हैं, किसानों का एमएसपी छीन लिया। ये तो जिम्मेदारी आपकी है अनवर जी, ये जिम्मेदारी तो आपकी ना कि आप उन लोगों को समझाएं, आप उनको बताएं कि भाई सरकार हमारी नहीं बन रही है। राहुल गांधी ने कहा सरकार हमारी बनी, इंडिया गठबंधन। अनवर जी तस्वीरें तो आप भी देख ही रहे हैं, टीवी चैनल्स तो आप भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी मुस्लिम महिलाएं वहां पर पहुंच रही है और मोदी जी ने जो राहुल गांधी ने जो वादा किया है। चलिए भेज के आलोक बत्सी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता है। आलोक जी बहुत स्वागत है आपका, सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आलोक जी सवाल यही है कि अयोध्या की हार पर इतनी हाहाकार क्यों? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही होगी, जो वहां की जनता ने आपके खिलाफ मैंडेट दिया, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया, तो इस पर हाहाकार क्यों हो रहा है? क्यों हिंदुओं को गाली दी जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि हिंदू इसी के लायक है? कौन हिंदू को गाली दे रहा है? आप देखिए ना सोशल मीडिया पर, आपने देखा है ट्रेंड चलाया जा रहा है। नहीं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का मतलब सब कुछ आता है सर, उसमें सब कुछ आता है। तो वो कुछ सिरफिरे लोग अपने भड़ास निकाल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हार और जीत ये लड़ाई के 2 पहलू हैं। अगर अयोध्या में हमारी हार हुई है तो हमें इस पर मंथन करना है, हमें इस पर सोचना है कि क्यों हार हुई, जबकि राम हमारा एक मेन प्लैंक रहे हैं शुरू से। और वहां की हार बहुत से कारण है। वहां पर जो दुकानें वगैरह बनाई गई उसका बहुत ज्यादा प्राइस कर दिया लोगों ने, और जिन लोगों के मकान टूटे थे उन लोगों को भी सही ढंग से कंपनसेशन नहीं मिला। बहुत से कारण थे जो धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं। जी आलोक जी देखिए आपकी बात पर अनवर मिर्जा जी हंस रहे हैं। वो सोच रहे हैं अब तो मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए डिफेंड करने की जब हार हुई है, देखिए निशा जी, जब हार हुई है तो हार का विश्लेषण हार के ढंग से ही किया जाएगा। अगर हार हुई है मैं कहूँ नहीं जी हम तो जीत गए हैं, हमें इतने वोट मिल गए, तो ये तो गल छोटी होगी। अगर डिबेट करनी है तो उसकी गरिमा बना के डिबेट कीजिए, मेरा अपना ऐसा मानना है, चाहे वो आपके फेवर हो या चाहे आपके अगेंस्ट में जाए। अगर हमारे ऊपर उंगली उठ रही है, पूरे देश से उंगली उठ रही है कि अयोध्या कैसे हार गए आप, लेकिन अभी जब आप हमारे साथ नहीं जुड़े थे तब अनवर मिर्जा जी कह रहे थे कि बीजेपी को देश ने नकार दिया है, उन्हें भगवान श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिला है इसलिए वो हार गई है या इसलिए सीटें कमाई है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भगवान श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिला है बीजेपी को? बीजेपी की सीटें कम आई है, बीजेपी हार गई है, सरकार नहीं बनाने वाली है? एक चीज बताइए निशा जी, अगर ये दिन में सपना देखना चालू कर रहे हैं तो मैं इनका क्या इलाज कर सकता हूँ? मुझे एक चीज बताइए, 8 तारीख को कौन शपथ लेने जा रहा है? ये जा रहे हैं या हम जा रहे हैं? ये तो क्लियर है कि 8 तारीख को शपथ होगा। बताइए जी। 8 तारीख को शपथ। आलोक जी शपथ तो हो रही है, लेकिन जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो तो परेशानी खड़ा कर रहे हैं ना आपके लिए कि भाई यूसीसी को छोड़ देना चाहिए, बीजेपी को इस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों के आरक्षण को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो भाई इनसे कैसे निपटोगे आप? भाई अब तक तो आप खुले दिल से आप अपने मन से फैसला लेते थे, लेकिन अब तो आपको जो आपके अलायंस पार्टनर है उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अब मुसीबत है। देखिए अमित जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हम अगर कोलिशन पर सरकार चलाने की कवायद कर रहे हैं तो हम मजबूर हैं।
और वो कितने मजबूर हैं, मान ली वो 1 मिनट यार प्लीज, जो कितने मजबूर हैं वो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे ये पार्टनर बन के लड़े थे, हमारा प्री पोल अलायंस था, हमारे साथ इन्होंने, लेकिन इनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू ने वहां कुछ प्रॉमिस किया हुआ है मुसलमानों को रिजर्वेशन के बारे में, नीतीश कुमार का भी अपना कुछ दूसरा नजरिया है मुसलमानों के प्रति। तो हो सकता है उन चीजों पर ये लोग हमें थोड़ा रोकने की कोशिश करें, लेकिन ये तो अभी सब भविष्य के गर्त में है, ये देखने वाली बात होगी कि। लेकिन आप रुकेंगे क्या? आप रुकेंगे? अगर वो रोकने की कोशिश करेंगे आप रुकेंगे? देखिए, जिस नरेंद्र मोदी को मैं जानता हूँ, आज विश्व में उन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को झुका के दोनों के साथ दोस्ती रखने का काम किया है। तो मुझे मालूम है, मुझे अपना विश्वास है कि उनका एक्सपीरियंस, आलोक जी उनका एक्सपीरियंस झुकेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है ना। मैं जिस उनके पास विकल्प है, अभी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, ऑफर दिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार को भी मिल रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी ऑफर मिल रहे हैं। वो तो अनवर जी दे रहे होंगे, इन लोगों का काम ही यही है। जब ये इन लोगों का काम ही है। बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही खिलखिलाहट वाली मुस्कुराहट जो अनवर जी के चेहरे पर दिखाई दे रही, क्योंकि आप कुछ बातों को काफी सच्चाई से स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शायद बीजेपी की हार समझ रहे हैं, या आलोक बस जी अपने हार मान चुके हैं, जो भी वो आरोप लगा रहे हैं। काफी मुस्कुरा कर बार बार इशारा कर रहे, कुछ कहना चाहिए। मैडम जी, इनमें सितारे देखने वाले अब भी घबराहट में हैं। सरकार बना रहे हैं, चाचा पता नहीं कहाँ चले जाएं। अभी चाचा का कुछ नहीं पता, पलटू राम जी किधर हो जाएं। ठीक है, अभी तो इनको और संघर्ष करना पड़ेगा। अनवर जी कम से कम पलटू राम तो मत बोलिए, आप पांडे कर जाएंगे वो। अनवर जी पलटू राम, अरे जो पांडे कर दिए भाग जाएंगे आपसे दूर। अरे तुम तो पलटू राम बोल रहे हैं। किसे? देखिए, ये और अपना काम खराब कर रहे हैं, उनको पलटू राम बोल के। वही तो मैं कह रहा हूँ इनको, मैं वही कह रहा हूँ। पलटू राम बोलने के नाराज हो जाएंगे वो। अरे भाई मेरी सुन तो लीजिए ना आप, अब आप सबकी सुनेंगे, मेरी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, जब नीतीश उनका साथ देंगे। सुन लीजिए, सुनने का भी धैर्य रखिए। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था नीतीश कुमार को? देश के गृह मंत्री ने नीतीश कुमार को क्या कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। आज को नीतीश कुमार को गले लगा रहे हो भाई। वीडियो दिखाऊं आपको, भेजो वीडियो सारी। यही कह रहे थे ना प्रवक्ता साहब 4 दिन पहले, ये दिन में देख रहे हैं अनवर जी सितारे। अरे दिन में सितारे आप देख रहे थे, बहुमत भी आपके दोहरे ना पहुंचा। 400 तो पार छोड़ दो, आप 400 पार जरूर करते, सिलेंडर 400 पार करते। जैसे 2 रुपए दूध बढ़ा दिया ना, जैसे 15% आपने टैक्स बढ़ा दिया कुल टैक्सों पर, ये आप करते, ये 400 पार आप कर देते पेट्रोल का रेट। लेकिन यही बात जनता ने आपको निकाला, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो प्रधानमंत्री तो है नहीं। मोदी जी, सोचना पड़ेगा कि किस किस का सहारा लेना पड़ेगा। अभी तो कहेंगे तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सबको ले लो, लेकिन सरकार नहीं बनाओगे। जब उनकी नहीं सुनोगे तो तुम्हारा क्या होगा भैया? अब तो तुम्हें उन्हें गले लगाना पड़ेगा भैया। अब तो तुम जो उनको कोसते थे, पूरा भला कहते थे, बहुत एक्साइटमेंट अनवर जी में नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि मोदी की सरकार बनने वाली नहीं है, और बन भी जाएगी तो टिकने वाली नहीं, और न जाने किसकी आगे उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा। इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन नहीं निशा जी सुनिए, एक कहावत है गांव में, मियाँ जी दुबले क्यों शहर की चिंता से। अरे भैया, अपना पार्टी को पहले संभाल लो कि वहां से कौन टूट के इधर आ जाएगा। अभी तुम जानते नहीं हो अमित शाह को, अभी देखते रहो कि पहले अपना कुनबा को इंटैक्ट रखो। अगर ढा गया वहां से खिलाना। आज बोल दिया आप वाले ने कि आप बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिएगा, शांत रहिए। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आज आप वाले ने बोल दिया कि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है हमारा विधानसभा में। अभी आप वाले गोपाल राय ने बोल दिया कि आपसे कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस से मेरा विधानसभा में। अभी आप, अरे भैया काय को दिक्कत कर रहे हो? अभी सरकार तो आपका कुनबा कितनी देर इंटैक्ट रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप क्यों आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए। आई विल हैव द लास्ट अंतिम हंसी मेरी होगी। गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे नहीं बनेंगे? गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे नहीं बनेंगे?
आपको इस बात के लिए क्यों पेट में चिंता दर्द हो रहा है? आप अपना कुनबा संभालिए। आप भला आज आपको छोड़ दिया, कल और भी छोड़ने वाले हैं। अमित एक बात तो यहाँ पर कहनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन को मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मौका मिल जाता, जोड़ तोड़ कर लेते तो यहाँ पे सर फटोल मच जाता। इतने प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, कांग्रेस को अपना चाहिए, एसपी को अपना चाहिए, मायावती को खुद चाहिए, नीतीश कुमार को खुद चाहिए, तो ये तो बना नहीं है, बन नहीं पा रही चीजें। बनेगा तो सोचिए किस तरीके से सर फूटेगा। बिल्कुल नहीं, सिर फुटबॉल तो होना है, ये तो बिल्कुल तय है। आप ये मान के चलिए क्योंकि स्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं भाई। अब वो पहले वाली बात नहीं है, जो पीएम मोदी चाहते थे वो कर लेते थे। आप देखिए ना, आप जो मीटिंग जब हुई, आपने मीटिंग देखी होगी, एनडीए की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो सिटिंग अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है। कितनी तो पता है कि अगर ये दोनों खिसके तो मामला हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अरे अमित जी, चाबी उनके हाथ में है तो उनको सजबो नहीं देंगे क्या? नहीं, एनडीए में स्वाभाविक बात है। नहीं, नीतीश कुमार तो एनडीए में पहले भी रहे ना सर, चंद्रबाबू भी रहे। अरे भैया, अभी के स्थिति में जब ये अनवर जी उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उप प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, तो थोड़ा उनको हमको भी तो उनको थोड़ी तरजीह देनी होगी। कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक हमने कुछ कहा ही नहीं है, इनके पास खबर भी है। आपका मतलब कांग्रेस पार्टी से पर्सनल अपने ऊपर मत लीजिए। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अब आप चिंता करिए सरकार बनाने की। अब 2 बैसाखियों में अखबार में अमित जी अखबार में छपा है कि नहीं छपा है? एक मिनट, अखबार में छपा है कि नहीं छपा है कि उप प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का और विधानसभा स्पीकर का? फिर बिल्कुल छपा है। जब इतना धुआं उठा है, जब इतना धुआं उठा है, किस कांग्रेसी ने कहा दिखाइए? किस कांग्रेसी ने कहा? जिस अखबार ने छापा है उससे जाके पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? पेपर दिखाइए ना। अरे इतने बड़े प्रवक्ता साहब, पेपर दिखाइए। मैं दिखाऊं गृह मंत्री के बयान जो नीतीश कुमार जी को गालियां देते थे? अच्छा, ये अयोध्या की हार पर आखिरकार हाहाकार क्यों? सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार अयोध्या की हार पर हाहाकार क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से जब राम मंदिर बना था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके बाद से लगातार यही उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी बहुत अच्छे मैंडेट से जीतने वाली, जीत नहीं पाई है। मैं आपके पास आना चाहूंगी आलोक जी, और जानना चाहूंगी कि राम मंदिर का आखिरकार बनने का सियासी लाभ किसे मिला है? उम्मीद तो बीजेपी कर रही थी कि उसे मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर बना और वहां पर जो भी घटनाक्रम हुआ, फिर चाहे रोड का चौड़ीकरण होना हो या जिस तरीके से लोगों के घर टूटे, यहाँ वहां से लोगों को हटाया गया, लोगों को मुआवजा नहीं मिला, तो राम मंदिर का जो सियासी फायदा बीजेपी को मिलना था वो मिल गया इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को। हाँ बिल्कुल, अनवर जी अभी कर रहे हैं, बस अब मुश्किल से 1 मिनट और 1 मिनट के बाद वाइंड अप करें। देखिए, एक चीज आपको बता दूं निशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या का लाभ इंडिया गठबंधन को मिला है, और अब ये राम का कार्ड, ये सिद्ध हो गया कि राम का कार्ड अब चलने वाला नहीं है। जो भी आदमी राम के कार्ड को खेलेगा वो उसको ऐसा ही कुछ भुगतना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा कि अयोध्या के बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा वोट नहीं आया। उसमें एक प्रमुख कारण है लोगों के घर का जो टूटा, उनको सही से मुआवजा नहीं मिला। दूसरा जो हुआ, सरकार की तरफ से दुकानें बनाई गई, उसका कीमत बहुत रख दिया गया, और अंडर हैंड पेमेंट बहुत ज्यादा मांग रहे थे लोग, के नाम पर वोट मांगते रहे, राम मंदिर बनाएंगे, वोट मिलता रहा। लगातार 2 बार से लल्लू सिंह वहां से सांसद रहे, लेकिन अब जब राम मंदिर बना उसके बाद इस तरीके से और इतनी बड़ी हार हुई, जो कि लगातार देश की सबसे बड़ी वीआईपी सीट है, जो सबसे बड़ी हॉट सीट। बिल्कुल अनवर जी आपसे आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट है आपसे, आप इसी को लेकर जो निशा ने जो सवाल पूछा है इसको लेकर आखिरी कमेंट आपका लेके। हाँ बोलिए और उसके बाद वाइंड अप करेंगे सर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सर देखिए, 2 इंजन की सरकार तो सोरने जा रही है, अब रहेगी 2 बैसाखियों की सरकार। अब देश के प्रधानमंत्री 2 बैसाखियों पे चलेंगे, क्योंकि 2 इंजन की सरकार तो पुष्पधारी है, अब 2 बैसाखियों पे चलेंगे। अब ये बैसाखी कब तक कामयाब रहेगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद है
आप उम्मीद कर रहे हैं कि बैसाखी उधर भी खिसकेगी इंडिया की तरफ? देखिए हमने ना पहले कहा ना, हम इस बात को कहते हैं जो इसका फैसला होगा वो इंडिया गठबंधन करेगा, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री उनको गले लगा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में भरे पड़े थे, आज उनको मोहब्बत दे रहे हैं जो भ्रष्टाचार में गिरे पड़े थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आलोक जी आखिरी कमेंट आपसे, आप कॉन्फिडेंट है, आपको उम्मीद है ना कि सरकार अगली एनडीए की ही होगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी देश के अंदर? अभी भी आपको भरोसा है ना पूरा? 8 तारीख को 9 तारीख को कर रहे हैं पीएम मोदी करेंगे? 100% कॉन्फिडेंस है कि एनडीए की सरकार बनेगी और अनवर भाई के जो मुगालते में है वो इनके धरे के धरे रह जाएंगे। अभी ये 2029 की तैयारी में लग जाए, 2024 में तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल कोई बात नहीं है। बैसाखी भी बहुत मजबूत है। जिस लकड़ी का बना टूटने वाला नहीं है बहुत जल्दी। कहीं ना कहीं कमी तो रही, कहीं ना कहीं अयोध्या में भी हमें हार का सामना करना पड़ा, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। अब उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इस पर काम करेगी, समीक्षा करेगी हार की, कि हम हारे तो अयोध्या से क्यों हारे, मुख्य वजह इसकी क्या रही। हालांकि हार तो यूपी में मिली, वो भी बड़ी हार मिली, करारी हार मिली। अब देखते हैं इस पर बीजेपी की ओर से किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से कमियों को सुधारा जाता है। और अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब हो पाती है तो फिर 2029 में, क्योंकि अब तो लोकसभा का चुनाव होना है, तो हो सकता है बीजेपी की नैया पार हो जाए। लेकिन हाँ, उन लोगों को हम जरूर कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं, जो लोगों को गालियां दे रहे हैं, अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं, तो उनको हमारी यही सलाह है कि आप गालियां मत दीजिए, और जो उनको तकलीफ हुई है, जो उनको परेशानी हुई है, उसको आप समझिए। और अगली बार जब बीजेपी मैदान में होगी तो हो सकता है कि यही अयोध्या वासी उनको अपना प्यार दें, क्योंकि भाई वोट तो उन्हीं लोगों को करना है ना जिनको आप गालियां दे रहे हैं। आप गालियां देने से काम थोड़ी चलेगा, क्योंकि बीजेपी का जो जीत का मार्जिन है न केवल अयोध्या से कम हुआ है, बल्कि काशी से भी पीएम मोदी जो है वो मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। जबकि बीजेपी इस बात का दावा कर रही थी कि पीएम मोदी कम से कम 7 से 8 लाख वोटों से इस बार जीतने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 4 इंडिया न्यूज। नमस्कार।